हेलो दोस्तों, मेरा नाम केशव सिंह लोधी है। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आपको एक नया टॉपिक के बारे में बताएंगे जो यूपीएससी का एक चर्चित टॉपिक है और व्यवहारिक जीवन का भी चर्चित टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है पूंजी बाजार, स्टॉक मार्केट, जिसको शेयर मार्केट भी बोलते हैं लोग। शेयर मार्केट में बताते हैं कि आजकल युवाओं का बहुत ज़्यादा रुझान है। सभी शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित होते हैं, सोचते हैं इसमें एकदम ही पैसे वाले बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। ये एक बिजनेस लाइन है और एक बहुत बड़ा पूंजी बाजार भी है। ये देश की अर्थव्यवस्था को भी चलाता है और विश्व की अर्थव्यवस्था को भी रेगुलेट करता है। तो पूंजी बाजार के बारे में बताते हैं। पूंजी बाजार में क्या है, यहाँ वित्तीय परिसंपत्तियों का कारोबार होता है, भौतिक परिसंपत्तियों का नहीं। जैसे वित्तीय परिसंपत्तियों में क्या है, बॉन्ड है, शेयर मार्केट हुआ, डिवेंचर हुआ, म्यूचुअल फंड हुए, ये सभी चीज़ें है। ये पूंजी बाजार है वो दो रूपों में होता है। दो बाजार हैं, मतलब इनका जो प्रकार है वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक बाजार और दूसरा द्वितीयक बाजार। जो प्राथमिक बाजार है वो पहली बार कोई बाजार में नया शेयर जारी करता है, उसको प्राथमिक बाजार बोलते हैं। और जो शेयर फ्लोट होते रहते हैं, जो चलते रहते हैं, जैसे मैंने बेचा तो दूसरे ने खरीदा, दूसरे ने बेचा तीसरे ने खरीदा, ये है द्वितीयक बाजार। अब ये बाजार में जो शेयर होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है लोक निर्गम, मतलब पब्लिक इशू, जो पब्लिक को बेचे जाते, कोई भी खरीद सकता है, उसको पब्लिक इशू बोलते हैं। दूसरा राइट इशू, मतलब जो पहले से ही शेयरों को लिए हुए हैं वही उन शेयरों को ले सकते हैं, उनको बोलते हैं राइट इशू। तीसरे होते हैं निजी निर्गम में क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट रहते हैं। जो सिलेक्टेड होते हैं उन्हीं शेयरों को मिलते हैं। जैसे कोई उनका खास इंसान हो गया, या कोई भी अपना उसका ये हो गया, ब्रांड एम्बेसडर वगैरह, इन सभी लोगों को, जैसे किसी को भी सिलेक्ट किया, मान लो उनने अपने एक सेलर को सिलेक्ट किया तो वो उसी को मिलेगा। ऐसे किसी चुनिंदा पर्सन को ही वो दिए जाते हैं, वो होते हैं निजी निर्गम। शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के लिए क्या क्या चाहिए? देखो, शेयर बाजार में कंपनियां सूचीबद्ध कैसे होती हैं? कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना। तो वो क्राइटेरिया है, एक तो शेयर बाजार में 3 करोड़ की मूल परिसंपत्ति होनी चाहिए। कोई भी संपत्ति है ना, वो 3 करोड़ की होना चाहिए या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। उससे नीचे होगी तो वो शेयर मार्केट में सूचीबद्ध नहीं हो पाएगा। इसमें दृश्यमान परिसंपत्ति होनी चाहिए, ना कि अदृश्यमान। देखो, दृश्यमान क्या होती है, जो दिखाई देती है, उनको दृश्यमान परिसंपत्ति बोलते हैं। अदृश्यमान क्या होती है, जैसे फेस वैल्यू के भाई ये ब्रांड है, ब्रांड जो नामिंग रहती है वो फेस वैल्यू होती है, उनको अदृश्यमान परिसंपत्ति बोलते हैं। जो दृश्यमान, जो दिख रहा है एसेट कि ये है, ये मशीन इतने करोड़ की है, ये कंपनी इतने करोड़ में बनी हुई है, ये सब दृश्यमान संपत्ति होती है। शेयर मार्केट में मूल्य निर्धारण की विधियाँ होती हैं ना, दो टाइप की होती हैं। एक रहती है स्थिर और एक रहती है बुक बिल्डिंग। स्थिर प्राइस में क्या रहता है कि उसमें फिक्स रहता है कि कोई भी ये है तो फिक्स रहेगा, और बुक बिल्डिंग में 20% का प्लस माइनस का मार्जिन रहता है। जैसे जनता का कैसे डिसाइड करेंगे कि ये फिक्स्ड वाला है या बुक बिल्डिंग वाला है? 10 करोड़ की जो भी मूल परिसंपत्ति की होगी, अगर उसको राशि लेना है तो वो स्थिर मूल्य में ही अपना शेयरों को बेच सकते हैं। और जो 10 से 25% 25 करोड़ का रहेगा, वो उसके पास चॉइस रहती है, स्थिर भी वो बेच सकते हैं शेयरों को और बुक बिल्डिंग में भी बेच सकते हैं। जो 25 करोड़ से ज़्यादा की परिसंपत्तियाँ होती हैं वो डिसाइड करेगा, उसको डिसाइड नहीं, उनको अनिवार्यता ही करना रहेगा बुक बिल्डिंग में।
उनको +-20 का मार्जिन देना रहता है। देखो आपने जब भी शेयर मार्केट खरीदते हैं, अगर इंटरेस्टेड रहते हैं तो देखते होंगे कि जो भी शेयर रहता होगा उसकी एक वैल्यू डिसाइडेड नहीं रहती है, उसमें बस आपको लगाना रहता है। तो फिर उनको पता चलता है कि जब आईपीओ में मिल जाता है शेयर, तब पता चलता है कि कितना वैल्यू है उसका, नहीं तो उसका डिसाइडेड नहीं रहता। उसका बुक बिल्डिंग रहता है 20% का +- का मार्जिन रहता है। वो जनता ये शेयर बेचते क्यों जाते हैं? क्योंकि जनता के दोहन के लिए। शेयर मार्केट में जो कंपनियां रहती हैं, कुछ प्राइवेट रहती हैं, प्राइवेट लिमिटेड रहती हैं, कुछ लिमिटेड रहती हैं। प्राइवेट लिमिटेड होती हैं वो कंपनियां, वो होती हैं जो कंपनियां खुद से प्रबंधन करती हैं अपने धन का। जैसे उन्होंने धन ले लिया, किसी बैंक से लिया है या किसी से उधार लिया है, तो उनको बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड। और जो शेयर मार्केट में शेयरों को बेच के अपने धन को जुटाती हैं, उनको लिमिटेड बोलते हैं। जैसे रिलायंस लिमिटेड हो गई, ऐसी कंपनियां। तो ये सारी कंपनियां ऐसे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड डिसाइडेड होती हैं। और दूसरी जो बेचने का प्रणाली होती है वो रहती है शेयर में, मतलब निर्धारण कैसे किया जाता है कि शेयर में कि ये कंपनी का इतना मूल्य होगा या इतना डिसाइडेड प्राइस रहेगा ये शेयर का। तो वो कैसे निर्धारण किया जाएगा? क्योंकि उसमें दो चीज़ रहती है। एक तो रहता है कि अंडर राइटर जो रहता है, और अंडर राइटर रहता है प्लस अपना ये अंडर राइटर और कंपनी दोनों डिसाइड करती हैं, दोनों सलाह करके डिसाइड करते हैं कि उसकी कितनी राशि रखी जाए। और शेयर का मतलब क्या क्या बोलते हैं, जैसे शेयर में बाज़ार मूल्य पे अगर कोई चीज़ है, बाज़ार मूल्य उसका बाज़ार मूल्य के बराबर ही अगर शेयर की मूल्य रखा गया है तो उसको अंकित मूल्य रखा गया है। जैसे ये बाज़ार मूल्य और शेयर बाज़ार मूल्य, तो उसको बोलेंगे शेयर एक्ट प्लान, शेयर एक्ट प्लान, ठीक है। और अगर बाज़ार का मूल्य ज़्यादा है और अंकित मूल्य का कम रहता है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम या ब्लू चिप। और अगर बाज़ार का मूल्य कम है और अंकित मूल्य ज़्यादा रखा है, मतलब शेयर बाज़ार में मूल्य कम है, वैसे मूल्य उसका कम है और शेयर उनने बेचे हैं ज़्यादा की, तो उनको बोला जाएगा शेयर एक्ट डिस्काउंट, ये बोले जाते हैं। इनको कारोबार कैसे होता है? अगर कोई भी कंपनी का निदेशक या कोई बड़े बड़े जो उनके माननीय रहते हैं, वो तो बेचने नहीं आते हैं इसके शेयर, हमारे कंपनी के शेयर ले लो, हमारे शेयर ले लो। ये कंपनी एक अंडर राइटर को ढूंढती है। अंडर राइटर को से सौदा किया जाता है, समझौता किया जाता है, उसके प्राइस डिसाइडेड किए जाते हैं, उसके मूल्य निर्धारण वगैरह पूरा एनालिसिस करके अंडर राइटर कंपनी से समझौता करता है। समझौता करने के बाद वो उसको वो बेचता है फिर शेयर ब्रोकर को। शेयर ब्रोकर फिर निवेशकों को ढूंढते हैं, वो निवेशकों को बेचते हैं। तो कंपनी का और अंडर राइटर का जो समझौता हो जाता है, उसके तुरंत बाद उसको पूरा पैसा देना पड़ता है। ये नहीं कि शेयर ब्रोकर नहीं बेच पाया या निवेशकों को नहीं ढूंढ पाया तो वो पैसा नहीं देगा कंपनी को, नहीं, कंपनी को पैसा फिर भी पूरा देना पड़ेगा उसको, ये देना पड़ता ही है, ये है। तो नहीं तो ऐसा नहीं है कि उसने नहीं बेच पाया है तो अंडर राइटर पैसा नहीं देगा, अंडर राइटर को पूरा पैसा देना पड़ेगा। ये अंडर राइटर की नैतिक जिम्मेदारी रहती है और उसको अनिवार्यता देना पड़ता है। ये तो और ये कंपनी में जो ऐसा है कि अंडर राइटर ने खरीद तो लिया, इस कंपनी के साथ समझौता कर लिया, लेकिन वो समझौता करने के बाद ऐसा है कि वो शेयर जितने में बेचना होगा उससे ज़्यादा भी बेचे अपने हिसाब से। तो अगर उसके पास ग्रीन शू विकल्प उपलब्ध है, ऑप्शन रहता है ग्रीन शू, अगर वो है तो वो अतिरिक्त बेच सकता है शेयरों को। अगर ग्रीन शू उपलब्ध नहीं है तो वो नहीं बेच पाएगा, वो एक भी शेयर को ज़्यादा नहीं बेच सकता अपने जितने डिसाइडेड हैं उससे ज़्यादा। ये ग्रीन शू की संकल्पना कहाँ से प्राप्त हुई? ये अमेरिका की एक कंपनी थी ग्रीन शू,
उसने पहली बार इस चीज़ को, इस विकल्प को दिया था अपने अंडर राइटर को कि आप अतिरिक्त शेयरों को बेच सकते हो। तो वही हुआ कि मतलब कि तब से ये संकल्पना चालू हुई कि ग्रीन शू अगर विकल्प है तो वो अतिरिक्त शेयर बेच सकता है, नहीं तो नहीं बेच सकता है। शेयर बाज़ार में 5 टाइप के शेयर बाज़ार है अपने यहाँ पे, फेमस 5 टाइप के हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहला, जो 1975 में शुरू हुआ था, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। फिर बाद में उसको 2002 में निगमीकरण किया गया था और फिर उसको लिमिटेड बनाया गया, अभी वो लिमिटेड कंपनी है। दूसरा है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, NSE इसको बोलते हैं। 1992 में 1992 में MJ फेरवानी समिति के द्वारा इसकी स्थापना की सलाह दी गई थी। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये 1990 में बनी थी। वास्तव में ये ऑनलाइन स्टॉक कंपनी है, ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज करती है। इसका कोई वास्तविक में कोई ऑफिस वगैरह नहीं है, कोई भौतिक स्थान नहीं है। ये कंपनी अमेरिका की नेस्टेड स्टॉक एक्सचेंज के तर्ज पे बनी हुई है, वहाँ पे भी ऑनलाइन में ही स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। ऐसे ही चौथी है इंडो नेस्ट एक्सचेंज। ये कंपनी सिर्फ क्या करती है, सेवा क्षेत्र में जो कंपनियां लिस्टेड रहती हैं या जिनका 3 साल से कम का ये रिकॉर्ड रहता है, तो उनको, या 3 करोड़ से कम की दृश्यमान परिसंपत्ति, उनको ये शेयर उपलब्ध करवाती हैं, उनको पैसा उपलब्ध करवाती हैं। और चौथी रहती है इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज को सामान्य प्लेटफॉर्म देती है कि उनको भी पैसा, वो भी पैसा यहाँ से धन दोहन कर सकें, और बाकी इन पे, इनकी गतिविधियों पे नज़र रखती है कि भाई ये कोई कुछ इलीगल तो नहीं कर रहे हैं ऐसे, या अन्य कोई गलत तरीके से तो धन का दोहन नहीं कर रहे, ये रहता है। ये स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियों का प्रदर्शन कैसे रहता है? प्रदर्शन देखा होगा, घटती सूचकांक में रहता है कि भाई कुछ नंबर दिए हैं, ऐसा सेंसिटिव इंडेक्स वगैरह, संवेदी इंडेक्स, ये घटती रूप में रहता है। घटती रूप में मतलब कुछ नंबर दिया गया होगा 3285 ऐसे कोई भी चीज़, तो ये घटती फॉर्मूलों में दिखाया जाता है। अब वो शेयर मार्केट में जो प्रदर्शन बताते हैं, वो प्रदर्शन बताने का मतलब कोई भी कंपनी है, जैसे उसको निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो वो प्रदर्शन को बताएगी कि पिछले साल क्या प्रदर्शन रहा, इस साल क्या प्रदर्शन चल रहा है, अभी क्या है, आगे हमने क्या प्लान किया है। तो ये सब संवेदी सूचकांक में बताते हैं, और ये सब चीज़ जो रहती है उनको और ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से प्रदर्शन को दर्शाने की कोशिश की जाती है कि ये है, उसमें और कुछ ऐड किया, इसका अन्य वैल्यू ऐड की, तो वो सबको लॉन्ग संवेदी सूचकांक कहते हैं। संवेदी सूचकांक होता क्या है, ये जानने के लिए, क्योंकि ये संवेदी सूचकांक सबने सुना होगा नाम, तो ये संवेदी सूचकांक कई कंपनियों के समूह होते हैं। जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों का एक समूह रहेगा, ऐसे ही कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोई समूह रहेगा। ये अलग अलग तरीके की कोई समूह रहते हैं, उनको एक स्टॉक बोलते हैं। ऐसे अलग अलग स्टॉक सूचकांक रहते हैं, उसको ही संवेदी सूचकांक में दर्शाया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि बाजार का संकेंद्रीकरण किया जाए। जैसे अलग अलग बाज़ार में अलग अलग सामान मिलता है, जैसे दिल्ली के चाइना चौक पे जाएंगे तो वहाँ पे कपड़ों का व्यापार, कपड़ों का मिलता है। सदर बाज़ार में जाएंगे वहाँ कपड़े मिलते हैं, और किसी मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ मिलेगी। जैसे और अगर नागपुर में जाएंगे मोदी गली में तो वहाँ पे सिर्फ मोबाइल मिलेंगे, मोबाइल की दुकान मिलेगी। तो ऐसे ही बाज़ारों का संकेंद्रीकरण किया जाता है कि ताकि क्या हो कि किसी भी को आसानी रहे। जैसे निवेशक हैं
उनको आसानी हो, उनको तुलना करने में आसानी हो, मूल्यांकन करने में आसानी हो, निर्णय लेने में आसानी हो, इसलिए ये अलग अलग ब्लॉक बनाए जाते हैं। इन्हीं को बोला जाता है कि संवेदी सूचकांक। तो ये क्या है, इसमें सबसे जो पुरानी जो सूचकांक है वो है बॉम्बई का, बॉम्बे एक्सचेंज का। और संवेदी सूचकांक में कुछ बैंकिंग में रहती है, कोई सोने चांदी का रहता है उसका एक्सचेंज है। ये ऐसे समूह बनाए जाते हैं, इन्हीं समूहों को संवेदी सूचकांक कहा जाता है। ये संवेदी सूचकांक कहा जाता है। शुरुआत में 3 कंपनियों की शुरुआत में समूहकरण किया गया था, उनको रेखा चित्र के हिसाब से बनाया जाता था, जैसे डायग्राम से शुरू किया जाता था, डायग्राम के द्वारा दिखाया जाता था, चार्ट बना के दिखाए जाते थे। ऐसे ही मुंबई स्टॉक एक्सचेंज देश में 30 सबसे बड़ी कंपनियों को आर्थिक प्रदर्शन को दिखाता है। इन्हें आर्थिक प्रदर्शन को एम कैप कहते हैं। एम कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं जिनको। एम कैप का निर्धारण कैसे किया जाता है, शेयरों की संख्या, कितनी शेयरों की संख्या देनी है और शेयरों का मूल्य कितना रखना है, इन दोनों का इंटू करके एम कैप कहलाएगा, मतलब मार्केट कैपिटल। अब एम कैप क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू मतलब एनएवी, एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, जो होता है शुद्ध परिसंपत्ति या मूल्य, कितनी शुद्ध परिसंपत्ति है मतलब कितना एसेट है, कितना तुम्हारे पास मूल्य की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, मशीनें हैं, वो शुद्ध परिसंपत्ति या मूल्य हो गया। उनमें शेयरों की संख्या कितनी है, ये हो गया। इसके निर्धारण होता है नेट एसेट वैल्यू, एनएवी। अब एनएवी, कुल संपत्तियां तो पूरी नहीं होंगी, कुछ देनदारियां भी होंगी, कुछ लोन लिया होगा तो उनका उधार भी देना होगा कुछ, तो कुल संपत्तियों में से माइनस किया जाता है कुल देनदारी, तब निकल के आता है एम कैप। एम कैप बराबर होता है एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। अब बीएसई मतलब बॉम्बे एक्सचेंज, बीएसई का संवेदी सूचकांक भारत की 30 सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन को हिसाब से होती है। एनएवी के दृष्टिकोण से इनका मार्केट आर्थिक प्रदर्शन दर्शाया जाता है। जैसे जब भी समाचारों में मुंबई शेयर मार्केट में बातें जो चलती हैं कि भाई आज इसका इतना सैंक्शन हुआ, इतना बाजार गिरा, इतना बढ़ा, इतना घटा, तो वो क्या होता है, वो सिर्फ कुल 30 जो कंपनियां रहती हैं, जो टॉप मोस्ट 30 कंपनियां रहती हैं, उन्हीं की बात करता है। भारत में तो ये है, जितना भी जो रहता है कि क्या है मार्केट का मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है, एम कैप क्या होता है, और जो ये चीज़ें हैं कि कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज हैं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर ऑफ एक्सचेंज, इंडोनेस्ट एक्सचेंज, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज, तो ये 5 मुख्यतः अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज है। बाकी इससे भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेनली ये 5 हैं जो नेशनल लेवल पे काम करते, कुछ क्षेत्रीय लेवल पे भी काम करते, जिनको इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ये नज़र रखता है कि कितना प्रदर्शन चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या क्या वैल्यू कर रहे हैं, और प्रीमियम और शेयर एक्ट पान और शेयर एक्ट डिस्काउंट, ये सब बाज़ार के मूल्य से कम या बाज़ार के मूल्य के बराबर या बाज़ार मूल्य से अधिक की जो वैल्यू रहती है, उनके आधार पे ये निवेशक सिर्फ डिसाइड करते हैं। ये ऐसा दिया नहीं रहता है कि ये ब्लू चिप है या शेयर एक्ट प्लान है या शेयर एक्ट डिस्काउंट है। ये निवेशक खुद मूल्यांकन करके पता लगाते हैं कि ये ब्लू चिप के बाज़ार हैं। जैसे कोई भी बाज़ार में आते हैं, बहुत सा किसी ब्रांडेड कंपनी का शेयर आता है, तो वो लोग निवेशक हैं वो ब्लू चिप समझ लेते हैं कि ये ब्लू चिप है, तो तुरंत पट से
उनके शेयर खरीदे जाते हैं, तुरंत खरीद लिए जाते हैं। अगर कोई शेयर एक्ट डिस्काउंट है तो उनके शेयर बेचते ही नहीं है, या फिर लोग उन पर कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो ये रहता है। अब बाकी आपको जानकारी कैसी लगी उसके लिए हमें कमेंट करना और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।